सुनो भाई, देखो अब जो हमारे पास है, पहले लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जितना करवाया था ना, पहले तुम्हें वो सारा का सारा आना चाहिए भाई। देखो ध्यान रखना, थ्योरी स्टार्टिंग में पहले रट्टे मारी जाती है समझ के, ठीक है। पहले तुम्हें स्टार्टिंग में याद करना होता है, ठीक है। बाद में जब तुम उसको क्या है कि थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करोगे, उसके बाद तुम्हें पूरी थ्योरी आएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस। भाई समझो पहले एक्सपेंस होता क्या है। सिंपल सी बात है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो हमने पेमेंट करी है ना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। देखो इसमें लिखा गया है कि कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो कॉस्ट हमारी लगती है, पैसा अर्न करने के लिए जो हमारी कॉस्ट लगती है, आर नोन एज एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारी बात बता चुका हूं मैं। ये सारे क्या भाई हमारे पास एक टाइप के एक्सपेंसेस है। और देखो भाई एक्सपेंस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर। सुनो भाई, एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या है कि ये मान के चलो, अब ना इसके टाइप देखते हैं कि जो एक्सपेंस के जो टाइप वगैरह ना वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला मेरे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सुनो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पहले एक्सपेंडिचर का मतलब समझ। देखो मैंने एक्सपेंस बता दिया, एक्सपेंडिचर का मतलब समझो क्या होता है मेरे पास। कह रहे कि स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग असेट्स। सिंपल सी बात है भाई, असेट्स को खरीदने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं क्या बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि दूसरा कह रहे गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड मतलब देखो कह रहे स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। फिर क्या है भाई, ये सारे पास में आ गई। सिंपल सा, गुड्स वगैरह खरीदने में या फिर किसी भी असेट्स को परचेज करने में जो भी खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट भाई, अब जो हमारे पास टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है वो समझो भाई, ये ध्यान रख के चल रहा हूं। मेरे पास एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो इनकम एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस है, सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ठीक है। मन में पड़ जा, बोल बीच में। रोज की आदत है। सुनो भाई, पहले देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। पहले ना तुम्हें एक लाइव एग्जांपल देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू और एफिशिएंसी ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स। सिंपल, देखो मैंने क्या बताया पहले, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सपेंसेस डन ऑन गुड्स और सर्विस और परचेजिंग ऑफ एनी असेट्स, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, असेट्स के ऊपर अगर तुमने कोई सा भी जो खर्चा किया ना वो सारा किस पे आएगा, हमारे वो सारे एक्सपेंडिचर के पार्ट होंगे। अब ना हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप के हैं। एक्सपेंडिचर के हमारे पास दो टाइप के, कैसे ये समझो। पहला मेरे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई इसका ना ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा जरूर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारी असेट्स की वैल्यू को नहीं बढ़ाते, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमारी असेट्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक जनरेटर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। अब क्या है कि उसकी जो पंखड़ी वो टूट गई, प्लास्टिक की पंखड़ी थी वो टूट गई, ठीक है। अब क्या किया हमने, एक ना नई पंखड़ी लेके आ गए सेम उसी के जैसी। खर्चा हुआ है मशीन पे, ये बताओ फिक्स्ड मेरे पास से कैपिटल होगा या फिर रेवेन्यू होगा। ये हमारे पास रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि भाई उसने उसकी जो असेट्स की वैल्यू है ना वो नहीं बढ़ाई है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक की जो मेरे पास ये मान लो जो पंखड़ी थी वो टूट गई, अगर मैं उसके बदले ऐसा कर दूं स्टील की पंखड़ी लाके लगा दूं, उसके बदले क्या स्टील की जो पंखड़ी है वो लाके लगा दूं, मशीन की वैल्यू बढ़ गई होगी अब, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सुनो दूसरी चीज, मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी है, ठीक है। बिल्डिंग परचेज करने पे मैंने क्या किया कि भाई जो ये मान के चलो बिल्डिंग मैंने परचेज करी, मुझे उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, हाँ ना। देखो भाई, क्योंकि पहले सिंपल सी बात समझो, तो मैंने समझना क्या है, एक फिक्स असेट्स है, उसको जब तक पूरा इस कंडीशन में लाना हो कि वो पूरी तैयार हो जाए यूज करने के लिए, एक कोई सी फिक्स असेट्स है उसको इस कंडीशन में लाना है कि पूरी पूरी रेडी हो जाए यूज करने के लिए, तब तक जो भी खर्चा आया होगा, तब तक जो खर्चा आया होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे मान लो कि मैंने एक ना मशीन खरीद ली, ठीक है, मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे किस में इंक्लूड होंगे हमारे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, रेवेन्यू हमारे पास है, उसके बाद जो खर्चा होगा ना, जो मशीन की वैल्यू को ना बढ़ाए, उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सुनो दूसरी बात, एक बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, बिल्डिंग बनाते वक्त क्या है कि मैंने एक ईट वगैरह खरीदे, ब्रिक्स खरीदी है, वो मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल होगा, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू को। अब वो छोड़ो, मैंने बाहर बल्ली फट्टे लगाए, उस पर 10,000 का खर्चा आया प्लास्टर करने के लिए, ठीक है। बाहर क्या है, मैंने वो फट्टे वगैरह लगाए, ठीक है, ये मान के जो आर्टिफिशियल बनाते हैं ना कुछ समय के लिए, जो बनाते हैं, अरे डंडे लगा के बनाते नहीं है ताकि प्लास्टर कर पाए, उस पर जो खर्चा आया वो मेरा रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है? बताओ। कैपिटल है वो, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब तक पूरी असेट्स रेडी ना हो जाए तब तक जो हमारे पास खर्चा आता है, पूरी असेट्स के यूज करने तक जो भी उस पर खर्चा आएगा वो सारा का सारा कैपिटल में ही आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई, मैं उसको पेंट, अब मैंने क्या है कि मान लो पूरी रेडी हो गई, मैंने 1 साल के बाद ना उस पर जो मैंने पिछले साल ना नैरो लेग का पेंट करवाया था, मैंने वही सेम पेंट दोबारा करा दिया। बताओ, ये मेरे पास रेवेन्यू है, कैपिटल है? रेवेन्यू, कोई वैल्यू बढ़ाई नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोल दूं भाई मैंने ना कोई मान लो जर्मन बेस्ड कोई पेंट है, ठीक है, वो करवाया जो पूरा साइन करता है, धूप पड़ते रंग बदल जाता है, ठीक है, ये रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है? ये एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। बताया मैं, जैसे वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी, एक मशीन है उसका ये मान लो कोई सा पार्ट खराब हो गया, अब हमने क्या किया, उसके लिए नया पार्ट लेके आ गए। अगर मैं सेम पार्ट लेके आया हूं तो भाई रेवेन्यू होगा, लेकिन अगर पार्ट की क्वालिटी बढ़ी है तो मेरे पास क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अब इसमें पढ़ के बता दूं क्या लिखा है, कह रहे कि इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन अ ईयर, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, तो थोड़ा इसको भी याद रख के चलना, ठीक है। वैसे पहले मैंने एग्जांपल बताया पहचानने का तरीका क्या होता है, ठीक है। कह रहे कि इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव विद इन अ ईयर इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी बातें इसके हमारे पास क्या है कि ये मान लो देखो, वैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, रेंट और जो इंटरेस्ट है इसके अंदर क्या समझो, कह रहे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा खर्चा जिसका ना मुझे प्रॉफिट साल के अंदर अंदर मिल जाए, जिसका मुझे क्या है कि फायदा साल के अंदर अंदर मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझो क्या चीज़ है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, मैं का रेंट दिया मैंने, ठीक है, यहाँ का जो मैंने रेंट दिया है ना, तो अब क्या होगा भाई, इसका जो मैं रेंट दे रहा हूँ साल के अंदर प्रॉफिट मिलता है ना मेरे को, तो इसका हर महीने प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। जो मुझे जो इनकम जो मेरे पास जनरेट हो रही है हर महीने तो हो रही है इससे, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। अब ना इसके मैं और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है। मैं डेली हर महीने क्या रेंट पे करता हूं, हर महीने रेंट पे कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साल में कोई हैवी अमाउंट पे कर रहा हूं ना, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं सिंपल सी बात ध्यान रखना, अगर कोई अनइवन अमाउंट, बहुत तगड़ा अमाउंट पे कर रहा हूं, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं छोटा मोटा अमाउंट, तुच्छ मुच्छ अमाउंट पे कर रहा हूं, उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सुनो फिर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कह रहे कि इफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर मैंने एक बार पैसा लगा दिया, उसका बेनिफिट मुझे हर मतलब कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिल रहा है, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद इसके एग्जांपल कह रहा परचेज ऑफ मशीनरी, बताया था मैंने एग्जांपल, मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, मशीनरी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है। भाई इनकम के बारे में सबको पता होगा, ठीक है, कि इनकम क्या होती है, ठीक है। सुनो, लेकिन फिर भी एक बार समझ जाओ, इनकम देखो क्या है, कह रहे कि इनकम इज वाइडर देन टर्म विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो। देखो भाई प्रॉफिट जो है ना अलग बात है, लेकिन इनकम बड़ी बात है। मैंने सेल किया, ठीक है, अच्छा ये बताओ सेल का मेरा अमाउंट ज्यादा होगा या प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा होगा? मैंने सेल किया उससे मेरे पास पैसे आए, वो अमाउंट ज्यादा होगा या जो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट है वो ज्यादा होगा? सेल का ज्यादा होगा, क्योंकि सेल में से खर्चे वगैरह माइनस करेंगे, ठीक है, तभी जाके मेरे पास प्रॉफिट बचेगा। तो इसमें क्या वही कह रहा है कि इनकम इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है भाई, जो क्या है जो कि क्या है, प्रॉफिट को इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके बाद करके इनकम मीन्स इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ एंटरप्राइजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सुनो भाई, जो इंटरप्राइज है, जो कंपनी है, उसकी वेल्थ बढ़ाता है। वेल्थ कैसे बढ़ा रहा है, जैसे मान लो
कि एक कोई पहले कंपनी बनी स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले उसमें 4 लोग काम करते थे, ठीक है, अब 400 लोग हो गए, ठीक है, पहले सिर्फ 4 फर्नीचर थे, अब 40 फर्नीचर हो गए, ठीक है, पहले सिर्फ 4 मशीन थी, अब 40 मशीन हो गई। ये तो उसकी वेल्थ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वही चीज़ है, ठीक है भाई। अगला मेरे पास कह रहा है प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास जितना भी पैसा आया है, मतलब जो भी तुम्हारा रेवेन्यू है वो, उसमें से अगर तुम जो तुम्हारा एक्सपेंस है अगर उसको माइनस कर दो, ठीक है, अगर तुम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो तुम्हारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट, ठीक है। जैसे समझो कि भाई तुम सबको स्कूल से पैसे मिलने वाले थे, 2000 मिल रहे, ठीक है, तुमने मान लो कि कोई सेल को सेल किया, ठीक है, मान लो कि तुमने कुछ भी सेल किया, उस सेल में से तुमने खर्चे माइनस कर दिए अपने, ठीक है, सेल जो तुम सामान खरीद के लाओगे तुमने उसका क्या खर्चा तुमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो सेल में से, ठीक है, जो भी तुम्हारे सेल से जो इनकम जनरेट हुई है उसमें से अगर तुम सारे के सारे खर्चे को माइनस कर देते हो तो तुम्हारे पास बचा हुआ क्या बचता है, प्रॉफिट होगा, ठीक है। वही है, कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या भाई एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का ज्यादा होना, किससे ज्यादा होना, एक्सपेंडिचर से ज्यादा, मतलब एक्सपेंस से जितना ज्यादा मेरा क्या है कि रेवेन्यू होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? तो नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, हाँ भाई एक्सपेंसेस। सुनो भाई, अब अगली बात करते हैं, हमारे पास है गेन। भाई गेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कह रहे कि अ नॉन रिकरिंग। भाई आप सुनो, हमारे पास ना पहले एक 2 वर्ड्स दिखाऊंगा, एक मेरे पास है रिकरिंग, दूसरा है नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो पहले यहाँ समझो, कह रहे कि अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट और ट्रांसैक्शंस incidental to business such as the sale of fixed assets, appreciation in value of an asset। देखो पहले समझो क्या होता है मेरे पास। भाई गेन और प्रॉफिट अलग चीजें होती है, ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है ये समझो। मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा था, याद है मैं क्या लिखा था, मतलब कि गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, बस में आ रही है। अब सुनो, पहले मेरे पास एक वर्ड है रिकरिंग। क्या है पहला वर्ड, रिकरिंग। दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब क्या, बार बार होने वाला, ठीक है। नींद जो नॉन रिकरिंग उसका मतलब क्या है, कभी कभार होगा, ठीक है। मशीन के हम रोज बेचते हैं, मशीन रोज नहीं बेचते ना, ठीक है। हम क्या मशीन को कभी कभार बेचते हैं, साल में, 2 साल में, 5 साल, 10 साल में एक बार बेचते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो भाई जब भी मेरे पास क्या है कि किसी भी नॉन रिकरिंग इवेंट से अगर कोई पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम गेन, ठीक है, फायदा, ठीक है। भाई फायदा और लाभ अलग होता है, ठीक है। फायदा क्या है, जैसे मान लो कि मैं था ना 1.5 लाख की मशीन थी, ठीक है। 1.5 लाख की मशीन में से अब क्या है, मैंने क्या किया, वो 1.5 लाख की मशीन 1,80,000 की बिक गई। इसमें गेन कितने का हुआ, 30,000 का गेन हो गया, ठीक है। अब जो मेरे पास है 30,000 का गेन हुआ है, क्या समझूंगा भाई इसको, मेरे पास ये नॉन रिकरिंग टाइप का है ना, ठीक है। भाई एक्सपेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिकरिंग एक्सपेंस, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग क्या है, रोज होता है, चाय कॉफी का खर्चा, चाय कॉफी का खर्चा रोज होता है, इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। दूसरा मेरे पास जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, जो कभी साल में एक बार होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, परचेस ऑफ मशीनरी, जो परचेस ऑफ मशीनरी साल में एक बार होगा ना, साल में 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। मतलब इन सब में एक बार जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो डेली बेसिस पे जो मेरे पास एक्सपेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे रिकरिंग बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, ये सारी बात पता होनी चाहिए। तो वही कह रहा था, देखो गेन का मतलब क्या है, कह रहे कि अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। क्या ये नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, मतलब कि सालों में एक बार होता है, ठीक है। अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट और ट्रांसैक्शंस, ठीक है, किसी इवेंट से फिर किसी ट्रांसैक्शन से। भाई इवेंट मतलब कोई घटना से, ठीक है। घटना क्या है, मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, ये सारी चीजें, ठीक है। कह रहे कि अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट और ट्रांसैक्शन, ठीक है, इंसिडेंटल टू बिजनेस। किससे इंसिडेंट होना चाहिए, बिजनेस से होना चाहिए वो, ठीक है। यानी कि तुम्हारे घर में क्या है कि तुमने घर का कुछ बेच दिया, तुम्हारे यहाँ प्रॉफिट हो गया, ये नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मेरे घर में ना, मेरे पास एक क्या है कि मान लो पुरानी एसी पड़ी थी, अब मैंने उसको बेच दिया। एक कोई पुरानी एसी पड़ी थी, मैं उसको बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, वो बिजनेस का प्रॉफिट है या नहीं है? क्योंकि भाई मैंने क्या बताया था, बिजनेस इज एन, मतलब कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक, क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन, मतलब कि जो भी चीजें हमारे पास अंडर सर्टन एक्ट या फिर सर्कमस्टांसेस। अब सुनो, जो कंपनी है वो सेपरेट पर्सन होता है और जो हमारा घर है वो क्या अलग है, ठीक है। मतलब ऑनर अलग होता है, कंपनी अलग होती है, इसलिए घर का जो प्रॉफिट हो घर पे रहेगा। लेकिन अगर उस प्रॉफिट को मैं कंपनी के अंदर मैंने जोड़ दिया, क्या बोलेंगे इसको,
अगर उस जो कैपिटल, ठीक है भाई, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि घर से पैसा लाके मैंने जोड़ दिया इसमें, क्या बोलेंगे उसको, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो भाई पहले ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे कि इंसिडेंट टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। एप्रिसिएशन का मतलब पता है सबको, डेप्रिसिएशन का उल्टा बताया था मैंने लास्ट क्लास में। डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, और एप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स है, ठीक है। तो भाई हमें क्या बात ध्यान रख के चलनी है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, और एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस। भाई जैसा प्रॉफिट है उसका जस्ट अपोजिट क्या हमारा लॉस है, ठीक है। द एक्सपेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, मेरे पास क्या है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, क्या है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, जब भी रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंस होगा उस टाइम क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है भाई पहले सबको। नेक्स्ट देखो गुड्स की बात करते हैं। परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, मेरे हिसाब से सबको ये पता होगा, हाँ ना, ठीक है। फिर एक बार देख लो, कह रहे गुड्स क्या है, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स। भाई पहले मैंने बताया था वो, तुम्हें याद है परचेज बुक, सेल्स बुक याद है, हम सिर्फ किसका रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज का रिकॉर्ड करते हैं जिस चीज में हम डील करते हैं, ठीक है, वही है द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन, ठीक है। या फिर कह रहे कि द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो सारे के सारे आइटम जिसको हमने परचेज किया है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल के पर्पस से अगर हम कोई सा ये मान लो आइटम परचेज कर रहे हैं, जिस चीज में हम डील करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई अगला कह रहा है कि परचेज, परचेज का मतलब क्या कह रहा है वो, सुनो, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स, कह रहे कि द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स। हमारे पास एक मिनट रुक जाओ भाई, अरे वैसे परचेज ये छोड़ दो सारे, परचेज परचेज रिटर्न सबको पता ही होगा नॉर्मल, ठीक है। परचेज क्या होता है, किसी भी गुड्स का परचेज करना। परचेज रिटर्न का मतलब क्या, अगर मैंने उसी सामान को वापस भेज दिया तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न करना, ठीक है। सेल्स का सबको मतलब पता ही होगा, ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब पता होगा, ठीक है। भाई यहाँ पे स्टॉक का मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ना बिना मतलब के टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या है भाई, अवेलेबल स्टॉक, अवेलेबल आइटम इन विच वी डील। कंपनी जिस चीज में डील करती है, अगर उसका ये मान लो स्टॉक, मतलब कि अगर उसका जो बचा हुआ ना रखा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक, ठीक है। कह रहे कि सेल्स आर टोटल, जो हमारा स्टॉक है, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक, ठीक है भाई। अगर क्या है कि कंपनी के पास क्या है कि अवेलेबल गुड्स है, अवेलेबल जो गुड्स होते हैं जो किसी एक डेट पे बेचने हैं, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। भाई डेटर का मतलब समझ लो क्या होता है, ठीक है भाई। डेटर हम समझते हैं होता क्या है, कोई मेरा एक ऐसा कस्टमर है जो हमसे उधार सामान खरीद के ले गया है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, पहले बहुत बार बता चुका हूँ। डेटर क्या होता है, एक कोई ऐसा कस्टमर जो हमसे उधार सामान खरीद के ले गया, अब वो फ्यूचर में जाके हमको पेमेंट करेगा, वो फ्यूचर में क्या है हमको पेमेंट करेगा, तो वो मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इससे क्या उल्टा क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होगा, एक कोई कंपनी है जहां से हमने उधार सामान खरीदा, ठीक है, अब हम उसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। डेटर क्रेडिटर बहुत बार बता चुका हूं वैसे भी। देखो इसमें कह रहे कि कह रहे कि डेटर आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटी, या फिर कोई और सी कंपनी हो सकती है, ठीक है। डेटर क्या है, मेरे पास एक पर्सन होता है या फिर कोई दूसरी एंटिटी है, टू हुम, जिसको बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, ठीक है। कह रहे कि भाई जिसको कंपनी ने अपनी गुड्स या फिर सर्विस बेची है, किस पे बेची है भाई, क्रेडिट पे बेची है, उधार पे बेची है, एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव येट, और अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है, अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। कह रहे कि दीज आर असेट्स ऑफ द बिजनेस, और ये क्या होते हैं, बिजनेस के असेट्स होते हैं। ये मेरे पास जब मैंने बैलेंस शीट करवाई थी, बैलेंस शीट का पता था ना कि असेट साइड में सारे सारे डेटर आते हैं, ठीक है, और जो लायबिलिटी साइड है उसमें सारे सारे क्रेडिटर्स आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सारी बात पता होनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इफ द बिजनेस वी आर बिजनेस, ठीक है, अगर हम बिजनेस हैं, इफ द बिजनेस बाय गुड सर्विस ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, अगर
बिजनेस ने कोई कहीं से गुड्स और सर्विस परचेज करी है एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, अगर अमाउंट अभी तक पे नहीं किया गया, अभी भी पे करना बकाया है, बाकी है, टू बी पेड टू द पर्सन एंड और अदर एंटिटी, कोई पर्सन हो सकता है वो, या कोई दूसरी एंटिटी हो सकती है, दूसरी कंपनी हो सकती है, दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा पर्सन जिससे हमने सामान खरीदा है उधार पे एंड स्टिल अमाउंट टू बी पेड, और जो अमाउंट है अभी तक पे करना बाकी है, उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोल देते हैं। भाई अगला है वाउचर की बात करते हैं, ठीक है। वाउचर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस इज नोन एज वाउचर। भाई सुनो, भाई वाउचर का मतलब तुम्हें मैंने एक बार बताइए, हम ट्रांजेक्शंस अपने अकाउंट में तभी करते हैं जब हमारे पास एक स्लिप होगी, बार वो एक स्लिप होनी चाहिए, एक स्लिप होनी चाहिए, उसी के बेस पे वो जो स्लिप है उसी को वाउचर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ऐसा होता है मेरे पास कि मान लो मैं किसी कंपनी में गया सामान खरीदने, अगर तुम किसी रेपुटेटेड जगह से अगर तुम कुछ खरीदते हो ना, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, वो तुम्हें बिल बना के जरूर देगा। यहाँ किसी के पास कोई बिल बना के नहीं देता, ठीक है। अगर किसी ने बिल बना के नहीं दिया, समझो भाई वो क्या है, टैक्स में टैक्स पे नहीं करता, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि उस बिल के ऊपर उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ आता है, ठीक। अगर तुम्हें कहीं पे बिल मिल जाता है ना, अगर तुम किसी दूसरे को दे दो, ठीक है, जैसे मान लो कि बिल का वैसे बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है, उसके फायदे गिनवाऊंगा बाद में, पहले वाउचर का मतलब पता लगे क्या होता है। वाउचर हमारे पास एक ऐसा एविडेंस होता है, ठीक है, एक टाइप के मान लो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है, जिसके बेस पे हाँ भाई, वाउचर क्या होता है हमारे पास, वाउचर जो है करेगी द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट मेमो, if we buy goods on credit we get an invoice, when we make a payment we get a receipt। ठीक है, देखो ये तीनों हमारे पास क्या है, वाउचर होते हैं। मान लो कि मैंने कहीं से सामान खरीदा क्रेडिट पे, ठीक है, कह रही इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, ठीक है, अगर हमने कैश में खरीदा हमें क्या रिसीव होता है, कैश मेमो, ठीक है। इफ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, ठीक है, उस टाइम हमें क्या मिलता है, इनवॉइस मिलता है। एंड व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट, ठीक है, जैसे हम पेमेंट करते हैं इसे बोलते हैं रिसिप्ट। और ये तीनों मेरे पास क्या है, वाउचर्स है, ठीक है। भाई डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो हमारे पास डिस्काउंट है, ठीक है, वो क्या है, डिस्काउंट इज द रिबेट। भाई सुनो, रिबेट का मतलब छूट होते है एक तरीके से, ठीक है। डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू बाय, ठीक है, टू बायर, ठीक है। देखो कह रहा है कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज द रिबेट। डिस्काउंट क्या मेरे पास एक टाइप का रिबेट होता है। डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर, कौन देता है इसको, सेलर देता है, ठीक है, टू द बायर। और किसको देगा, बायर। कभी सुना है कि भाई बायर ने वो दुकानदार को डिस्काउंट दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है, हमेशा क्या है, सेलर ऑलवेज गिव डिस्काउंट टू बायर, ठीक है। क्या डिस्काउंट इज रिबेट गिवन बाय द सेलर टू बायर, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, भाई हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ठीक है, ये सारी बात करते हैं। करेगी द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएड द बायर टू बाय मोर गुड्स। भाई देखो तुम्हें पता है, तुमने दुकान से कुछ खरीद के लेके आओगे ना, ठीक है, वो बोलेगा सर 999 का पड़ रहा है, मतलब 1000 का पड़ रहा है, हम आपको डिस्काउंट लगा के 600 का देंगे, ठीक है। वो एक तरीके से मान लो हमारा पागल बनाना ही होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अपने सेल को बढ़ाने के लिए इस डिस्काउंट को दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में कोई डिस्काउंट होता नहीं है स्लिप में। तुम दुकान पर जाओगे ना, ठीक है, वो उस पर नोटबुक लिखा हुआ 300, जो नोटबुक होगी उस पर लिखा हुआ 300 की नोटबुक है, ठीक है जी, 280 दे दो, तुम्हें खुश हो जाते हो, भाई क्या बात है, ठीक है, 280 में दे दी 300 की बुक, ठीक है, खूब चौड़े में चलते हैं। और वही लिखा है 300 के 300 में। क्लासमेट की नोटबुक होती है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, जो लिखा है वही देगा वो, ठीक है। तो बोलते हैं हम नहीं खरीदते क्लासमेट की, ठीक है, डेल्टा की लेके आ जाते हैं और भाई उसी से काम चलता है, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास क्या कह रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट, द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएड द बायर टू बाय मोर गुड्स, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, जो बायर है उसको मान लो परसुएड करना, उसको इनकरेज करना कि तू और ज्यादा खरीद हमसे, ठीक है। कह रहा इट इज ऑफर्ड एट एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। और एक कब ऑफर किया जाता है, जब तुम सीधा खरीदोगे ना उससे, तब जाके ऑफर किया जाता है। ये नहीं कि तुम पूछोगे ना कितने का है, बोलेगे इतने का है, अब तुम खरीदने जाओगे ना, बोले ले भाई इतने का लगा दिया, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अगला मेरे पास कह रहा है कि दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है। ये जो डिस्काउंट हमारे पास होता है, इसको अकाउंटिंग बुक्स के अंदर हम क्या है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
उसके बाद इन द अकाउंटिंग बुक्स एंड एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस या फिर कैश मेमो, क्योंकि भाई ये हमारा कैश मेमो से क्या है, इसको डिडक्ट कर दिया जाता है। जो हमारे पास कैश मेमो है ना, उसमें जो डिस्काउंट पहले से ही हमने डिडक्ट कर दिया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि इसके एंट्री तो हम करते नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है कैश डिस्काउंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू इनकरेज द डेटर टू पे द ड्यूज। हमारे पास है प्रॉम्प्टली। सुनो भाई, कोई डेटर है ना, हम उसको डिस्काउंट कब देंगे? जैसे मान लो कोई बंदा मेरे से खरीदने आया, कोई पर्सन है मेरे पास, वो क्या गुड्स खरीदने के लिए आया मेरे पास। अब मैंने बोल दिया, वो पूछेगा कि कितने का है, बोले कि इतने का है, अगर कैश में खरीदोगे इतने का लगा देंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो पता है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैंने क्या कि अब मैंने बहुत सारे लोगों की ना सिर्फ फीस थोड़ी छोड़ रखी है, तो बोलते हैं थोड़ा डिस्काउंट तुम तुम्हें पे कर देंगे ना, पूरे लूंगा मैं तो, ठीक है। लेकिन दुकानदार क्या करते हैं, अगर कैश में लोगे ना वो डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे मान लो सामने मेडिकल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं करता हूँ, वहाँ पे गया मैं, तो मैं बोलूँगा भाई इतने इतने इतने, ठीक है, मैं उसको पैसे देता हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि 10 रुपये कम काटता है वो, ठीक है, वो उसी को बोलेंगे कैश डिस्काउंट। उसके रिकॉर्ड हम करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स, और ये जो हमारे पास डिस्काउंट है इसको क्या है कि अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। भाई सुनो, अब जो हमारे पास ना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है, भाई वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं उसको क्या है। सुनो भाई, देखो हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई पहले समझो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट। देखो हमारे पास ना बेस मतलब थ्योरी किसकी पढ़ रहे हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है। हम थ्योरी किसकी पढ़ रहे हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग पूरा का पूरा जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले बात ध्यान रखना, कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको हम पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं। तो मैं वो याद है जैसे मैं स्टार्टिंग में था कि मान्यताएं बताई थी, ठीक है। मान्यता का मतलब क्या है, फिर जो मेरे पास क्या है कि एजम्पशंस का मतलब क्या है, ऐसी बातें जिनको हम पहले से ही मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे तुम्हें इसके एग्जांपल देता हूँ। कभी कोई बिजनेस ऐसा चलाता है कि यार कल को बिजनेस हमारा ठप हो जाए, कोई चलाता है ऐसा? कोई नहीं चलाता, ठीक है। वो सोचता है कि भाई लंबा चलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। और वही हमारे पास चीजें हैं। सुनो, कह रहे कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। भाई क्या कह रहे कि सबसे जो ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो क्या है, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट, मतलब एप्रोप्रिएट का मतलब है इतनी इन्फॉर्मेशन दे दे कि सब कुछ पता लग जाए। एप्रोप्रिएट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कह रहे कि इज टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, यूजफुल होना चाहिए और रिलायबल भरोसे लायक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किसके बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सारा होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस कैरेट टू इज वेरियस यूजर्स। भाई वेरियस यूजर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सुनो, कह रहे टू इज वेरियस यूजर्स टू इनेबल देम इन जुडिशियस डिसीजन मेकिंग। भाई जुडिशियस डिसीजन मेकिंग का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है कि ऐसा डिसीजन जिसमें मान के चलो कि भाई जो भी जितने यूजर्स हैं, ठीक है, वो अच्छा डिसीजन ले पाए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव ओनली व्हेन, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उसको कब अचीव किया जा सकता है, कह रहे कि दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव ओनली व्हेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल। कह रहे कि और इन ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव, इन ऑब्जेक्टिव को, इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उसको क्या है कि सारे के सारे एक रूल के बेस पे करें, ठीक है। रूल क्या है, डेबिट का रूल, क्रेडिट का रूल, ठीक है, ये रूल्स होते हैं। सुनो, हमें एकदम साफ इन्फॉर्मेशन, एकदम जो मेरे पास जो ये मान के चलो ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन कब मिल सकती है, अरे यार ये बड़ी जल्दी बन जाता है। सुनो, हमारे पास क्या है कि ये जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है एकदम ठीक इन्फॉर्मेशन कब मिल सकती है, जब ये मान के चलो भाई हम ना एकदम सही तरीके से अपने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करें, ठीक है। अब ना बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। कह रहे कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आर नोन एज जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बात समझ आ रही है, जिसको गैप बोलते हैं, ठीक है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस वर्ड का मतलब क्या है, गैप वर्ड या फिर जो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब है ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिसको हम पहले से ही एक्सेप्ट करके चलते हैं। भाई जैसा बताया ना मैंने,
कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया। हम क्या सोचते हैं, हमारा बिजनेस आगे तक चलता रहेगा। कोई सोचता है ऐसा बिजनेस कि अरे शुरू करते हैं यार, कल को पक्का बंद होगा, मुझे पता है, ठीक है, ऐसा कोई ऐसा बिजनेस पैसा डालेगा ही नहीं। जैसे मान के चलो कि तुम सबको जो स्कूल से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा तुमसे बच्चे हो, लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा ना, वो किसी ऐसे बिजनेस में पैसा डालेगा ही नहीं जो आगे जाके डूबने वाला हो। वो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएगा जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब सुनो, कह रहे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कह रहे कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारे जितने प्रिंसिपल हैं वो सारे क्या है भाई, बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। अब हम क्या है कि जो भी कुछ प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है, कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं या फिर बिजनेस चलाते हैं, उसके अंदर किन किन बातों को मान के चलते कि ये बातें तो चलो भाई ठीक है, ये बातें तो होगी ही होगी, कुछ भी कर लो, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिसको हम क्या है कि भाई मान के चलते हैं कि ये बातें होगी जरूर, कुछ भी करो। सुनो, पहला मेरे पास है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। भाई सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसे हमारे पास एक ऐसा एजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। हमारा बिजनेस क्या है, आगे चलता रहेगा, ठीक है। हम कभी भी बिजनेस को ये सोच के नहीं करते हैं जिसमें हमें ये लगे कि भाई जो बिजनेस है, ठीक है, वो क्या है कि आगे जाके रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर जो बात होती है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, ठीक है भाई। कह रहे कि दिस कंसेप्ट एज्यूम दैट एंटरप्राइजेज हैज इंडेफिनाइट लाइफ और एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि भाई जो बिजनेस है उसका जो उसकी लाइफ क्या है, इनडिफाइनाइट है, ठीक है, इनडिफाइन है। ये मान लो इनडिफाइन है, आगे तक जाता रहे, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। वो क्या भाई, उसके पास इनडिफाइन है, कुछ पता नहीं है उसका, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कह रहे कि इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस हैज नीदर इंटेंशन टू लिक्विडेट का मतलब क्या भाई, ये मान लो बैंक करप्ट हो जाना, सारा पैसा खत्म हो जाना, असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस पूरा बिगड़ जाना, उसी को बोलते हैं लिक्विडेट। कह रहे हैं नॉट टू बी स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, ठीक है। और ना ही ये सोचते हैं कि उनका जो बिजनेस चल रहा है, जो उनका ये मान लो जो भी वो काम कर रहे हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंटली बंद ना हो जाए, ठीक है। वो कभी भी सोच के नहीं चलते, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका रेलिवेंस क्या है, कह रहे कि डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। सारा देख लेना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो सुनो भाई, जो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। भाई सुनो, जो मेरे पास कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन हमारा ये बोलता है कि जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। बहुत सारे एजम्पशन ऐसे होते हैं जिसको हमें क्या है कि मान के चलना ही पड़ता है। अगर उस एजम्पशन को हम नहीं मानते तो हमारा मान लो बिजनेस चलेगा नहीं तरीके से, ठीक है। वो पहले से ही माना हुआ होता है, हम माने चाहे ना माने, लेकिन अपने आप हो ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। क्योंकि अगर हमने कोई सा भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपना लिया, उसको कंसिस्टेंटली यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी खर्चे होंगे सबको डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे, ये होता है, ठीक है। हमारे पास अकाउंटिंग के दो अप्रोच थे। पहला अप्रोच था मेरे पास मॉडर्न अप्रोच, पहला था मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है जो पुराना तरीका है, मतलब कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। ये मेरे पास थी ट्रेडिशनल अप्रोच, पुरानी अप्रोच थी, ठीक है। अगर हमने पुरानी अप्रोच को अपनाया है तो उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर हमने मॉडर्न अप्रोच को अपनाया, मतलब कि अगर मेरे पास असेट्स इंक्रीज हुए तो डेबिट करेंगे और अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो उसको करेंगे क्रेडिट। अगर हम इस वाली अप्रोच को अपनाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या समझना है इसमें कि हम अगर दोनों में से किसी एक को हमने अप्लाई कर लिया तो उसी को आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। यही बोलता है हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। सिंपल सी बात इसके अंदर क्या है कि अगर हमने कोई सा भी एक ही मान लो कोई सा जो रूल है उसको अडॉप्ट किया है, उसको आगे तक चलाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है कि भाई एक्रोल एजम्पशन है, ठीक है। एक्रोल के बाद है हमारे पास, एक्रोल के बाद क्या है, कैश। सुनो भाई, देखो मेरे पास क्या है कि जो एक्रोल एजम्पशन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है भाई। देखो अब हमारे पास क्या होता है,
देखो हमारे पास ना बिजनेस चलाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक मेरे पास होता है कैश बेसिस ऑफ, देखो ट्रांजेक्शंस दो टाइप से होती है, ठीक है। तो उन सब के बारे में देखते हैं। एक मेरे पास कैश बेसिस है, दूसरा एक्यूरल बेसिस होता है, ठीक है। देखेंगे क्या है। कह रहे कि एक्यूरल कंसेप्ट अप्लाई इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये क्या भाई, रेवेन्यू पे और जो एक्सपेंस है दोनों पे इक्वली अप्लाई होते हैं। कह रहे कि एज पर दिस एजम्पशन ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड। अब सुनो भाई, एक्यूरल अजम्पशन ये बोलता है कि हम किसी भी खर्चे को तभी मानेंगे जब वो हो जाए, या किसी इनकम को तभी मानेंगे जब वो हो जाए। अब जैसे मान के चलो कि राम बोल रहा है मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई अगले महीने तेरे को मैं जितने पैसे हैं उनको लौटा दूंगा, तो एंट्री पास कर दे। हम कर देंगे एंट्री पास? नहीं, तो कैश आना चाहिए, ठीक है। कैश आया तभी तो करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे पता है राम मेरा डेटर है, ठीक है। राम ने बोला मान ले मैंने तेरे को पैसे दे दिए, हम क्यों मान ले, पैसे आने चाहिए ना, ठीक है। राम ने कहा तू मान लेना, ऐसे ही मान ले, ठीक है। हम नहीं मान रहे, पहले तो पैसे दे। वही इसके अंदर आता है एक्यूरल जो मेरे पास एजम्पशन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद भाई इसके रेलिवेंस ना पढ़ लेना, ठीक है। मतलब इसके रेलिवेंस क्या क्या चीज़ है भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहे कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर जो हमारे पास है, ठीक है, पहला है बिजनेस एंटिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये सारे पढ़ा के भाई एग्जांपल थोड़ा पढ़ लेना घर पे, ठीक है। कह रहे कि एन एंटिटी हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर। भाई ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एन एंटिटी, मतलब एंटिटी का मतलब कोई बिजनेस, एन एंटिटी हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। भाई जो एक एंटिटी होती है उसका अपने ऑनर से अलग एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल सी बात बोल दूं मैं ऐसा कि मैंने बोला कि क्रिस एंड कंपनी, मतलब मैं हूँ क्रिस एंड कंपनी, या मान लो मैं क्रिस हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी है, ठीक है। तो क्रिस एंड कंपनी, तो वहां पे भाई क्या बात पड़ जाएगी, मैं अलग हूं और वो जो कंपनी जो है वो अलग है। ये बात तो है, वही तो लिखा है इसमें, एन एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। वो क्या है कि सेपरेट है ऑनर से और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात का ध्यान रखना है, जो ऑनर है और जो कंपनी है, ठीक है, वो दोनों क्या है, सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऑनर अलग है और जो मेरे पास क्या है कि जो कंपनी है, जो एंटिटी है वो अलग है। ये बात समझ में आ रही है? यही हमारा बोलता है बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। भाई समझो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those transactions that are measured in terms of money or can be expressed in terms of money are recorded in the books of account of the enterprise। इसका सिंपल सा मतलब क्या है भाई, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, मैं तुम्हें हमेशा क्या पता है, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कभी तुमने मैंने क्या बोला कि राम है, ठीक है, वो हमारी कंपनी में काम करता है, ऊपर से गिर के मर गया। अब क्या बोलेंगे कि भाई राम मर गया, राम कम हो गया, ठीक है, और क्या बढ़ गया हमारा, ऐसा कुछ होगा नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई राम मरा और कंपनी से मेडिकल क्लेम गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मेडिकल क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हुआ है ना, ठीक है, तो एम्प्लॉय में ना हमारे पास जर्नल एक्सपेंस में से खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, सिंपल सा बोल देंगे कि एम्प्लॉय मेडिकल क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये मेरे पास हुआ है। और दूसरा मेरे पास कैश का कम, मेरे पास कैश कम हो गया होगा, ठीक है, तो कैश कम कर दो। ये सारी बातें पढ़ेंगी। लेकिन जिस चीज को देखो हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उस चीज को हम क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? सिंपल सी बात। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही बोलता है कि इफ यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हम किसी भी चीज को क्या है कि मनी की टर्म्स में मेजर्स नहीं कर सकते तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। भाई लिमिटेशंस क्या है इसके अंदर, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। एग्जांपल एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई देखो भाई जो मेरे पास ये जो है ना मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसके लिमिटेशन क्या है, इसके अंदर इसकी कमियां क्या है, ठीक है। कमियां ये है कि भाई सिर्फ पैसा देखेगा और कुछ नहीं देखता, ठीक है। जो मेरे पास सुनो भाई, देखो मेरे पास है कि जो लिमिटेशंस का जो दूसरा पॉइंट है वो देखो, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट स्टेबल। भाई सुनो, देखो तुम्हें एक बात बताओगी कि डॉलर की, जैसे मान लो कि डॉलर है, ठीक है, जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग में जो $1 था वो $1 के बराबर था, ठीक है। बाद क्या हुआ
कि भाई $1 ना अभी हमारे पास 75 या 74 रुपीज़ के बराबर, ठीक है। तो जो हमारे पास मनी की वैल्यू हो गया स्टेबल नहीं होती। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि भाई पता है स्टार्टिंग में पता क्या होता है, जैसे मान लो जिसने पहली बार रिकॉर्डिंग करी होगी उसका पूरे के पूरे साल का प्रॉफिट हुआ होगा मुश्किल 100-150 रुपये मान लो, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन अभी को अगर मैं उसमें मेजर करूंगा, अगर मैं उससे अभी कंपेयर करूंगा, ये कोई बात बनती है? ये तो कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये सारी बात देख के चलनी। तो भाई हमारे पास है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो स्टेबल नहीं होती। कह रहा है कि टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल, ठीक है भाई, सिंपल या फिर रेलिवेंट या फिर हमारे पास की अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस फैक्ट एंड एक्सप्रेस। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि अगर मुझे क्या है कि अभी की जितने भी ट्रांजेक्शन है जो मेरे पास अभी चल रहा है, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ पिछले वाले से, तो वो एक ये मान लो मनी की टर्म्स में इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि पहले के 1 रुपये ना अभी के मान लो 1 रुपये से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पहले वाला क्या है, मेरे जो पहले का 1 रुपये खर्च करते थे ना वो बहुत बड़ा था, ठीक है। अभी के 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मान लो बहुत ही कम के ना के बराबर है, ठीक। फिर सुनो, अगला मेरे पास है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल indefinite life of an enterprise is divided into part known as accounting period। देखो हमारे पास क्या कुछ कंपनी ना हर महीने अपना रिकॉर्ड रखती है, हर महीने का एक बार प्रॉफिट निकालती है। कुछ कंपनियां हैं वो निकालती है क्वार्टर का। क्वार्टर समझते हो क्या बताया मैंने, ठीक है, साल के 4 पार्ट कर दो, ठीक है, 3-3 महीने का जो होते हैं वो क्वार्टर। कुछ हाफ ईयरली करते हैं, और जो कुछ होते हैं वो साल के हिसाब से करते हैं। भाई कुछ 2 साल के हिसाब से, कुछ 3 साल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और आप देखो अगली चीज पहले बता दिया मैंने। दूसरा भाई कुछ ऐसे होते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई इसके जो रेलिवेंस है थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और कह रहे कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, भाई ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल apart from legal requirement all significant and material information relating to economic affair of entity should be completely disclosed in finance statement and हाँ भाई कह रहे कि एंड क्या है भाई accompanying notes to account। देखो सिंपल सा क्या कह रहा है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो हमसे ये बोलता है कि अगर तुमने कोई से भी ट्रांजेक्शन्स की है, ठीक है, उन सब का तुम्हारे पास अगर वो इकोनॉमिक टर्म्स में है वो ट्रांजैक्शन, तुम्हें उसका पूरा ना एक रिकॉर्ड रखा होना चाहिए, ठीक है। सारा कहेगी तुम्हें सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए और हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। भाई कंपनी होती है ना उनके पास एक रूम, कोई बड़ी कंपनी है उनके पास एक रूम ऐसा होता है जिसके अंदर लिखा था 2018, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पैकेट पड़े होते हैं, मतलब कि पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का बंडल रखे होते हैं। उसके अंदर क्या जितनी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी उसी के अंदर लिखी होती है, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं। और भाई फिर देखो इसके आगे अगला मेरे पास है मैटरलिटी प्रिंसिपल। कह रहे कि डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इवन दोज फिगर विच आर इररिलेवेंट आर टू बी इंक्लूडेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनो भाई ये कह रहे कि ठीक है मानते हैं कि जितने भी खर्चे वगैरह हुए हैं वो सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड किए करते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी हमारे पास खर्चे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड करें। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। अब ऐसे मान के चलो कि तो ऐसा कुछ होता है क्या कि अगर हमने मान लो साइड का जो नाला वो गंदा उसको थोड़ा साफ करवा दिया, छोटा बहुत सा खर्चा है, 50 रुपये खर्चा है, अब क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या हम? उसको तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता। जैसे मान लो कि कोई भी एक छोटा सा बिल्डर बस उसने नाला साफ कर दिया, ठीक है, तो अब वो जो नाला जो साफ किया उसका कोई रिकॉर्ड रखेंगे? कोई रिकॉर्ड नहीं होगा उसका, ठीक है, वही चीज़ है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम और इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव मटेरियल इफेक्ट। भाई पहले समझो मटेरियल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, या फिर एक होता है मटेरियल इफेक्ट, दूसरा होता है इमटेरियल इफेक्ट, ठीक है। भाई इसका मतलब क्या है, मटेरियल का पहले से मतलब समझो, मटेरियल इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसका प्रभाव पड़ता है। मैं बोल दूं कि भाई हमने ना सैलरी एम्प्लॉय को पे करी है, मटेरियल फैक्ट है ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि नाल साफ करवाया थोड़ा सा, ठीक है, उसको 10 रुपये दे दिए, ये मटेरियल फैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने बोल दिया भाई हमने नाला बनवाया है, 10 लाख का खर्चा है, वो मटेरियल फैक्ट है, ठीक है। तो जितने भी देखो मटेरियल फैक्ट या फिर जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे होते हैं जो कि क्या है हमारे पास, देखो मटेरियल फैक्ट हमारे पास है कि वो सारे इफेक्ट होते हैं जिसका हम पे प्रभाव पड़ता है, जिसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो सारी बात है और कुछ नहीं है, मतलब कि जिसपे कंपनी का ऐसे ये मान लो ऐसी इंफॉर्मेशन
ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी को इफेक्ट पड़े, कंपनी के अकाउंट को जिससे इफेक्ट पड़ता है ना, वही सारे क्या होते हैं भाई हमारे पास मटेरियल फैक्ट होते हैं।